अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। 24 सितंबर 2024 का दिन, मंगल का दिन पाकिस्तान में ख़त्म हुए बहुत से घंटे गुजर चुके हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्विकली आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं इतना लेट क्यों हूं ये वीडियो करने के लिए। सुबह से एक दो मीटिंग्स मैं कर रहा था, उन मीटिंग्स में शिरकत की। उनमें से एक मीटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जो एक कांग्रेसमैन जो लैंटोस कमीशन, ह्यूमन राइट के हवाले से लैंटोस कमीशन के को चेयरमैन है जिम मैकगवर्न, उनकी टीम के साथ एक मीटिंग थी जिससे महलका समदानी साहिबा ने, जो बॉस्टन के करीब एक ह्यूमन राइट अलायंस को हेड करती हैं, उन्होंने ये मीटिंग जो है ये ऑर्गेनाइज़ की भी थी। मीटिंग के हवाले से तो मैं फिर बात करूँगा क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं महलका समदानी और पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ के हवाले से। लेकिन एक उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने ऑब्जर्वेशन के कमेंट सुना, जो एक बड़ी सीनियर जो कांग्रेशनल एड थी कांग्रेसमैन की, जब इस हवाले से सवाल उठा कि क्या वजह है कि स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के इंसानी हकूक़ पे और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ को जिस तरह से पामाल किया गया, उस पर स्टेट डिपार्टमेंट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई वाज़ेह पोजीशन इख्तियार नहीं की गुज़िश्ता 28-29 महीनों में। और ये सवाल खासी दफ़ा वहाँ पे डिस्कस हुआ, तो उस पर वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम यह है कि पहला प्रॉब्लम तो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तान से डील करता ही नहीं है। पाकिस्तान के जितने भी इश्यूज़ हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पीछे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी यूएस मिलिट्री और सेंटकॉम जो है वो उन्हें हैंडल करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के हाथ जो हैं वो कटे हुए हैं। दूसरा और जो ये सारी ओपिनियन जो है वो वहाँ से बनती है। इस हवाले से मैं फिर आपके साथ बड़ी तफसीलन एक और वीलॉग में बहुत इस हवाले से डिस्कशन करूँगा। अभी तो जो प्रिंसिपल इशू मेरे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 24-36 घंटों से कि किस तरह से, यानी देख हम ये रहे हैं, एक पज़ल है, ये एक पज़ल है बिल्कुल, कि गुज़िश्ता 24 घंटों से जो सूरत हाल हमारे सामने है कि किस तरह से आर्टिकल 63A जो है उसको रिवर्स करके, और उसको रिवर्स करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS को ख़रीद के उनके ज़रिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद जो सब कुछ होगा और उसमें एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट खड़ी कर दी जाएगी। जबकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर से इसको रेजिस्ट करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नथी जो वकला है या पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशंस हैं या पाकिस्तान का जो मीडिया है, वो हमें कोई ख़ास इसको रेजिस्ट करता हुआ नज़र नहीं आता। बिल्कुल एक मरा हुआ रिस्पॉन्स है। बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जब लाहौर के जलसे के बाद वापस जा रहे थे, तो मोटरवे से ही गाड़ी से उन्होंने जो छोटा सा अपना पैगाम दिया, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी तकरीर की। उस पैगाम के अंदर भी, छोटे पैगाम में भी उन्होंने ये कहा था कि अदलिया की आज़ादी के बाद ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, और हम ये मैसेज वाशगाफ अल्फाज में देना चाहते हैं कि हम अदलिया की इंडिपेंडेंस के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये वो पैगाम था जिसे उन्होंने अपने बाद में, जो उनका एक बहुत ही उनका एक कौम से खिताब था, एक एड्रेस था, उसमें उन्होंने इस मैसेज को रीइंफोर्स किया, इसको उन्होंने बहुत इस अज़म को उन्होंने दोहराया। और लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ होता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वकला की तरफ से। और ये मेरे सामने, मैं समझता हूँ कि एक पज़ल है जिसकी तफसीलात के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम चीज़ों की तफसीलात में जाऊँ, ये इशूज़ आपके सामने रखूँ, मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवाऊँगा, आपको याद करवाऊँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। वीडियोस को शेयर करें, उन्हें पसंद करें, उसकी डिबेट के अंदर आप हिस्सा लें और वीडियो को ज़्यादा देर तक देखने की कोशिश करें। चौधरी निज़ामुद्दीन की टीम का जो हसार है, जो वो यूट्यूब के लोगैरिथमिक मॉडल में इंटरफेयर करते हैं, उसे रजिस्ट करने में इससे किसी हद तक हमें मदद मिलती। जब मुझे आज बिलावल ज़रदारी की तकरीर का पता चला, बिलावल ज़रदारी जिन्होंने अपने नाम के साथ भुट्टो भी लगाया हुआ है, जब उन्होंने, उनकी एक ऐसी तकरीर मेरे सामने आई जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने के, जिसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जा रहा है, उसके बनाने के हवाले से है, और ये तकरीर की है बिलावल ज़रदारी साहब ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने। जब ये दोनों चीज़ें मेरे सामने आई तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, जो बहुत मशहूर हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीख़ के एक सियासी लीडर हैं, मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की भी बहुत याद आई। और मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो किताब थी, बहुत ही मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसकी भी मुझे बड़ी याद आई। अब आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि क्यों याद आई। इस हद तक याद आई कि इस वीडियो का जो टाइटल है, जो थंबनेल है, वो भी मैंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब की याद में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सेइंग के हवाले से किया।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1946 की इस किताब में बहुत सी प्रेडिक्शंस की थी पाकिस्तान के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से भी की थी उन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने प्रेडिक्शंस की उसमें यह था कि यह मुल्क हमेशा अनस्टेबल रहेगा। उन्होंने कहा मुझे ख़तरा है कि एक ऐसा मुल्क होगा जिसके अंदर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट होगा, मजहबी कॉन्फ्लिक्ट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान अगर ये डिवीज़न हो जाएगी तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा एक फसाद रहेगा, जंग की सी कैफियत रहेगी। उन्होंने ये भी प्रोडिक्शन की कि मुझे ये ख़तरा है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ौजी जो ताकतें हैं या अस्करी ताकत या फ़ौज जो है वो पॉलिटिक्स को रन करेगी, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। ये तमाम प्रेडिक्शंस उन्होंने इस किताब में की। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ कि उन्होंने इस किताब में एक और भी प्रेडिक्शन की थी, और वो प्रेडिक्शन ये थी कि इस नए मुल्क पाकिस्तान में जिन बुनियादों के ऊपर ये बन रहा है, मुझे ख़तरा महसूस होता है कि इसको कभी भी एक सही माना खेज़ मीनिंगफुल जेन्युइन लीडरशिप नहीं मिल सकेगी, और पाकिस्तान में ऐसी लीडरशिप होगी जो इंतहाई सतही होगी। ये एग्जैक्ट वर्ड्स उनके नहीं हैं, लेकिन ये उनकी किताब की सेंस है। जब मैंने आज से बहुत साल पहले ये किताब पढ़ी थी, जब मैं बिलावल जरदारी को देखता हूँ जिन्होंने अपने नाम के साथ भुट्टो का नाम चुरा के लगाया हुआ है, तो मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की उस किताब की, इंडिया विंस फ्रीडम की, और उनकी प्रेडिक्शंस की बड़ी याद आती है। इसीलिए मैंने थंबनेल रखा है। अब ज़रा पहले इस चीज़ के ऊपर आ जाएँ कि बिलावल की तकरीर, इससे पहले कि मैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बिलावल जरदारी साहब ने जो फरमूदात फरमाए हैं उसकी तरफ मैं आऊँ। ज़रा इसमें गौर कीजिए कि सिंध की गुज़श्ता 100 बरस की तारीख़ में कितने प्रोमिनेंट ऐसे आदमी गुजरे हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ अपने नाना का नाम लगाया हुआ है। भाई बिलावल जरदारी जरदारी के साहिबजादे हैं, हाकिम अली जरदारी के ये पोते हैं, तो इनके नाम के साथ तो बेसिकली जरदारी ही होना चाहिए। इन्होंने भुट्टो नाम लगाया है, और भुट्टो नाम लगा के ये कितने मासूम लोग हैं सिंध के, पाकिस्तान के, कि इनको इस नाम के साथ पूरी पाकिस्तान का मीडिया जो है वो पुकारता है। हालांकि इस नाम के अंदर ही एक डिफेक्ट है, इसके अंदर से एक मिसपरसेप्शन पैदा करने की कोशिश की जाती है। भला क्यों? देखिए, मैं अभी देख रहा था, आज ही हेडलाइन है, पाकिस्तान के अखबारों के अंदर भी हेडलाइन लगी हुई है कि कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर तकरीर कर रहे थे। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, आप लोग उनके नाम से वाकिफ़ है, लेकिन मैं नाम बार बार किसी वजह से इसको असर्ट कर रहा हूँ। तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो कुछ कर रहा है गाज़ा के साथ, ये क्लियरली जीनोसाइड है। लेकिन मैं उसके अंदर इस वक्त उन डिटेल्स में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नाम होता है, मैं एक दफ़ा कतर के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था किसी अमेरिकन स्कॉलर की लिखी हुई, तो उसने एक्सप्लेन किया कि कतर में और तमाम अरब ममालिक के अंदर ये जो लंबा नाम होता है, ये इसलिए होता है कि अरब माशरे में ये समझा जाता है, उसके जो रवायती माशरा है उसमें समझा जाता है कि एक आदमी की जो शनाख्त और उसकी जो पहचान है वो उसके बाप, उसके दादा, उसके कबीले और उसके कुंबे के बगैर मुमकिन नहीं है। अगर आपने एक शख्स को समझना है, जब एक आप आदमी को मिलते हैं, यानी आप शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को मिलते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बाप जो है, तमीम का बाप जो है वो हमाद था, और इसका ताल्लुक़ जो है वो अल थानी कबीले से है, ये कुंबे के साथ है। तो ये एक शनाख्त और ये आइडेंटिटी है। बिलावल जरदारी के साथ जब भुट्टो नाम लगा दिया जाता है तो एक टोटल कन्फ्यूजन ज़हनों में पैदा की जाती है। बिलावल जरदारी के अंदर 5% भी भुट्टो की कोई सिफ़ात नहीं पाई जाती हैं। भुट्टो का खून ही नहीं उनके अंदर ठीक तरह से। उनकी तमाम तरबियत उनके बाप ने की है, और उनकी तमाम जो सिफ़ात हैं वो अपने बाप और दादा की हैं। लेकिन बाप और दादा चूँकि बिकते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने नाम के साथ नाना का नाम जो है वो लगाया हुआ, और यहीं से एक फ्रॉडुलेंट पॉलिटिक्स जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है। अब मैं आता हूँ उन पॉइंट्स की तरफ कि बिलावल जरदारी ने कहा क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से। पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि बिलावल जरदारी ये फरमाते हैं कि हमें ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए चाहिए, वन ऑफ द की रीज़न इज़ दिस कि हमें एक प्रोविंशियल पैरिटी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लेवल में, सेंटर में, और सूबे जो हैं बराबर नहीं हैं और उनको इम्तियाजी सलूक उनका जो है वो किया गया है। और वो ये भी बार बार लोगों को याद करवाते हैं, और ये बात वो कर रहे हैं बड़ी पढ़ी लिखी किस्म की कम्युनिटी के सामने, अपेरेंटली सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने, जहाँ वो ये झूठ बोल रहे हैं। और झूठ उनका ये है कि 2006 में हमने इसका एक खाका पेश किया था, उसके बाद से हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 2006 के बाद से तो 2008 में जो इलेक्शन हुए उसके बाद से मसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है, और दूसरी दफ़ा उनके वालिद साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बन गए हैं। और हर हुकूमत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रोल जो रहा है 2008 के बाद से। तो कितनी दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को एक डिमांड के तौर पे प्रेजेंट किया। ये एक टोटल फ्रॉड है, सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को फिक्स करने के लिए और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है बनाई जा रही है, वरना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कभी इस तरह से नहीं बनती। लेकिन हराम है कि उनके सामने बैठे हुए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला ने कोई इस पर प्रोटेस्ट किया हो,
कोई इसी में इतनी हिम्मत हुई हो कि वहाँ से उठ के बाहर चला गया हो, कोई ऐसे वकला हो कि जहाँ पर बिलावल की तकरीर कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, वहाँ को बाहर ही को 10-15 लोग मुजाहरा कर देते। अगर कोई हुआ भी है तो इसकी किसी किस्म की कोई खबर जो है वो नहीं आई। अब ज़रा इस पर देखें कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाई जा रही है, जो साजिश है, मैं अभी आता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरी पड़ी है और जो इसके वकला कुछ नहीं कर रहे, उनके लिए ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें करने की क्या कोशिश की जा रही है। पहले तो यह है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है, जितने भी मामला पार्लियामेंट में फ़ैसले होंगे, अगर उन फैसलों को चैलेंज किया जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे, वो इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सामने ये मामला चले जाएंगे। जितनी अपील्स हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उन सबको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सारी की सारी जो हैं ये इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चली जाएंगी, जिससे कि माशाल्लाह काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं इसे हेड करेंगे। इसकी इम्प्लीकेशन देखिए क्या है। इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि अगर पार्लियामेंट के सामने हुकूमत एक अपना मंसूबा लेकर आती है, ये प्लान लेकर आती है, प्रपोज़ल कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करना है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुनेगी, जो असल में होना था। अब इसको काजी फ़ायज़ ईसा साहब की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगी। अगर यहाँ फैसला होता है कि इमरान खान का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों के मिलिट्री ट्रायल होने, उसके खिलाफ चैलेंज आता है, वो चैलेंज मंसूर अली शाह की सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जाएगा, वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के साममने ये फैसला चला जाएगा। अब फिर मंसूर अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, जो कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब ही हमारे चीफ जस्टिस होंगे। मंसूर अली शाह साहब की जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो कत्ल के मुकदमात की अपील सुनेगी, ज़मीनों के जो मामला होंगे वो सुनेगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो सुनेगी। क्योंकि यहाँ पर यह भी कर दिया गया है कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये प्रपोज है कि इसको एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दी गई है। सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में जो डिस्प्यूट्स और मामला होंगे वो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट सुनेगी। इसका मतलब है कि KP को अगर बिजली, यूटिलिटीज़ और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई मुकदमा है तो वो भी, उसका जो तनाज़ा है, ये झगड़ा है, तो वो भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ही जो है वो सुनेगी। और बिलावल ने उसकी एक्सप्लेनेशन भी जो दी है बहुत इंटरेस्टिंग, और ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने दी है। उन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का बनना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोगों को स्पीडी जस्टिस चाहिए, और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने के बाद पाकिस्तान के लोगों को एक स्पीडी जस्टिस जो है वो मिल सकेगा। यकीनी तौर पे जब मैं बिलावल ज़रदारी को देखता हूँ और उनके सामने बैठे हुए सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को देखता हूँ, तो फिर मुझे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वो बात याद आती है कि बदकिस्मती से ये मुल्क जिन बुनियादों पे बन रहा है, इसको कभी भी सही मानाखेज़ जेन्युइन लीडरशिप जो है वो नहीं मिल सकेगी। अब ये गौर कीजिए कि शरीफ ज़रदारी मिल के जो कुछ करना चाह रहे हैं, और बिलावल ने सिंध हाई कोर्ट के सामने जिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की है, इस तमाम चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान आप रेजिस्ट करते नज़र आते हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था कि जो सीनियर प्यूनी जज हैं मंसूर अली शाह साहब, जिनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है 25 अक्टूबर को, उन्होंने ऑलरेडी एक 3 सफ़ात का ख़त लिखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, जो जजेस कमेटी है, और उस ख़त में उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया है कि पार्लियामेंट ने किस तरह से बगैर किसी डिबेट के ये जो है ये कानून बना दिया है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से ये ऑर्डिनेंस जो है वो पास हो गया है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हैं उनको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ये है कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ये पावर दे दी गई है कि वो जो कमेटी है उसके अंदर किसी भी तीसरे जज को ला सकते हैं, और उन्होंने 3-4 घंटे के अंदर ही वहाँ से मुनीब अख्तर साहब को निकाल के, जो तीसरे सीनियर मोस्ट जज हैं, उनको निकाल के वो अपने मनपसंद एक जूनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को वहाँ ले आए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कभी भी कोई फ़ैसला दुरुस्त किया ही नहीं, उन्होंने जो भी फ़ैसला किया वो वही किया जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब चाहते थे। अब ये बेंच बना के 63A जो है उसको रिवर्स करना चाहते हैं। 63A की जो पिछली मई 2022 की सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, जो उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब ने किया था, उसके तहत एक पार्टी की डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन के 4 ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें उसकी मंशा के ख़िलाफ़ अगर आप वोट डालते हैं तो वो वोट काउंट ही नहीं होगा और अब डिस्क्वालीफाई भी होंगे। अब ये 63A को रिवर्स करके काजी फ़ायज़ ईसा साहब वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं शरीफ ज़रदारी को, ताकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8-10 लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त करें या उनको डरा धमका के उनसे वोट डलवाएं, और यूँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बना दें। इसकी तमाम तफसीलात तमाम व्लॉगर्स डिस्कस कर चुके हैं। हमारे भाई इमरान रियाज जो हैं उन्होंने बहुत तफसील से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम जो MNAs हैं जो ख़तरे में हैं, ये ख़तरे में समझे जाते हैं, उनके उन्होंने बरमला वहाँ पे नाम भी लिए हैं। वो तफसीलात इमरान रियाज कई दफ़ा उनकी तफसील ले चुके हैं। वो ये बार बार अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इन पर नज़र रखें और उनके अंदर जो दरारें पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसे रोकें। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस तो एक रिएक्ट करते नज़र आते हैं कि मंसूर अली शाह साहब ने इस कमेटी की मीटिंग्स में बैठने से इनकार कर दिया है जो बेंचेस बनाती है,
काजी फैज़ ईसा साहब पे हराम है कि कोई उस पर फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं मैं मरीम नवाज़ को बैठा लूँगा। इसी तरह से मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो बेंच जो बना था 63A का उससे अलग हो गए, लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब उसका भी हल निकाल सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि अब तो सूरत हाल पाकिस्तान में ये हो चुकी है कि आप किसी भी कर्नल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को या लॉ मिनिस्टर को ला के बिठा दें, बल्कि लॉ मिनिस्टर तो फिर भी मैं समझता हूँ कि रीज़नेबल होगा, किसी भी आप मेजर को बुला के सुप्रीम कोर्ट के बेंच के अंदर बिठा सकते हैं। जो पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं और पाकिस्तान में जिस तरह से लोग मरे हुए हैं, ये ज़मीर मरा हुआ है, वो भी काबिल कबूल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये तो इमरान खान की जमात, इमरान खान के जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उससे लथी जो वकला तंजीमें हैं या जिनके जो वकला हैं वो इस हवाले से इतने खामोश क्यों हैं? क्या वजह है कि वो इसको रेजिस्ट करते हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे? अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज साहिबान तो इसको रेजिस्ट करते नज़र आते हैं, इक्का दुक्का कॉलम भी छप रहे हैं अखबारों में, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर, जिन्होंने लाहौर से जाते हुए एक तकरीर की, उन्होंने एक मैसेज दिया था, फिर उस पर एक भरपूर उन्होंने तकरीर की। दोनों जगहों पे उनका लोबे लुबाब ये था कि अदलिया की आज़ादी और प्रोटेक्शन, ये बच्चा इतने ज़ोर से चीखे मारा था कि मुझे शक था कि इसकी आवाज़ पूरी जो है वो अंदर ही रजिस्टर हो जाएगी, इसकी रिकॉर्ड हो जाएगी। बहरहाल तो अली अमीन गंडापुर ने तो ये वादा किया था कि हम ये समझते हैं कि अदलिया, उन्होंने नारा दिया था, उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी के बगैर इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिएक्ट कब करना है? जब 63A रिवर्स हो जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पास हो जाएगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNO की ख़रीदो फ़रोख्त हो जाएगी, जब सारा ढांचा बदल जाएगा, उसके बाद ये कोई जुलूस निकालेंगे, उसके बाद ये कोई तकरीर करेंगे, कोई और स्टेटमेंट देंगे। अब ये स्टेज है जिस पे इनके लिए ज़रूरी है कि ये वकला को मोबिलाइज़ करें हाई कोर्ट्स में, सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर। और अगर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तक पहुँचना मुमकिन नहीं है बिकॉज रेड जोन के अंदर कंटेनर खड़े किए गए हैं, तो कम अज़ कम कोई ना कोई तो चंद सौ वकला तो इकट्ठे हों जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ मार्च करने की कोशिश करें, ताकि खुद और किसी को नहीं पता चलता तो पाकिस्तान के जज साहिबान को पता चले, पाकिस्तान के वकला को पता चले, पाकिस्तान के मीडिया को पता चले। और सबसे बढ़ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो हॉर्स ट्रेडिंग करके ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं लोगों की, जिन MNAs का नाम इमरान रियाज भाई बार बार लेते हैं, कम अज़ कम उनको तो पता चले कि हमसे जो काम करवाने की कोशिश की जा रही है ये इंतहाई गैर मकबूल है और हमारी पार्टी ने सड़कों पर इसके ऊपर पोजीशन ली हुई है। लेकिन अभी तक मुझे इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म की कोई हरकत, तो कोई इनिशिएटिव जो है जिसको मीनिंगफुल इनिशिएटिव कहते हैं, इक्का दुक्का स्टेटमेंट्स के अलावा टेलीविज़न प्रोग्राम्स में मुझे वो नज़र नहीं आ रही। और मैं इस हवाले से खासा हैरान हूँ, परेशान हूँ, मेरे लिए एक पज़ल है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नथी सीनियर जो वकला हैं उनकी स्टेटमेंट्स तो हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे कि हामिद खान साहब की बड़ी उदास किस्म की स्टेटमेंट मुसलसल आ रही है कि हम नहीं मानते काजी फैज़ ईसा साहब को, काजी फैज़ ईसा साहब जो कर रहे हैं वो गलत हैं, बदनवानी हो रही है, बेईमानी हो रही है, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जहन में याद रखिए कि जब काजी फैज़ ईसा साहब इन ट्रबल में थे, जब वो पाकिस्तान के सबसे ऑनेस्ट और बाअसूल जज समझे जाते थे, जब उनको बचाने के लिए वकला इकट्ठे हुए तो उसके अंदर हामिद खान साहब का प्रोफेशनल ग्रुप भी आगे था। पहली दफ़ा हामिद खान साहब का प्रोफेशनल ग्रुप और अस्मा जहांगीर ग्रुप जो है वो इकट्ठे होकर अगर उन्होंने किसी कॉज में इकट्ठे हुए तो वो काजी फैज़ ईसा साहब को बचाने के लिए थे। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में आज का जो दिन ख़त्म हुआ वहाँ काजी फैज़ ईसा साहब ने खासी बदतमीज़ी से कोल्ड शोल्डर उन्होंने दिया जनाब हामिद खान साहब को, और उसके बाहर निकल के अदालत के उन्होंने उस सलूक की तरफ भी और उनके रवैये की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। लेकिन इस तमाम तर तूफ़ान बदतमीज़ी और जो कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान के आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला की किसी भी तहरीक को और उनकी किसी एक्टिविटी को मोबिलाइज़ करते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। मैं यही उम्मीद करता हूँ इस व्लॉग के आखिर में, और दुआ मांगता हूँ कि शायद अगले 24 घंटों में इनको कुछ समझ आए कि आपने एक हफ़्ते के बाद रिएक्ट नहीं करना, यही 24-36 घंटे हैं जिसमें से आपने अपना एक रिएक्शन शुरू करना है, ताकि पाकिस्तान के इन निज़ाम को पता चले कि जो कुछ वो करना चाहते हैं शरीफ ज़रदारी, वो गैर मकबूल है और वो काबिल कबूल नहीं है। अब इस वक्त 25 तारीख का जो दिन शुरू हो रहा है उसमें वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में भी कुछ हो रहा है। वाशिंगटन में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के बोर्ड की मीटिंग के अंदर पाकिस्तान एजेंडे पे आ चुका है, जहां पे पाकिस्तान को $7 बिलियन जो मांगे जा रहे हैं अगले 30-36 महीनों के लिए, उसका फ़ैसला होना है, प्रोग्रेस होनी है। उस हवाले से जहन में ये रखिए कि कम अज़ कम भी 2-3 हफ़्तों तक, 4 हफ़्तों तक IMF ने इसको एजेंडा आइटम पे नहीं आने दिया, और ये एजेंडा आइटम पे सिर्फ उस वक्त आया ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फसाई। ऊपर से तो एक्सप्लेनेशन ये थी कि पाकिस्तान ने UAE से, सऊदी अरब से और चीन से जो पैसे बायलैटरल मज़ीद पैसे फ़ंड्स हासिल करने हैं, उसकी गारंटीज़ हासिल करनी है। लेकिन असल वजह जो पीड़ थी IMF को वो ये थी
कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं उनको बंद करवाना था, जो कि CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा थे। और अब हुकूमत पाकिस्तान ने यह मान लिया है कि मज़ीद स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं SEZs जो CPEC फ़ेज़ 2 का हिस्सा थे, उसके हवाले से तमाम फैसिलिटेशंस जो हैं टैक्स हॉलीडेज़ वाला उनको विड्रॉ कर लिया गया है। जैसे ही वो विड्रॉल हुआ है 24 घंटे के अंदर अंदर IMF ने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान को एजेंडा आइटम पर रख दिया। एक वो पॉलिटिक्स होती है जो ऊपर की होती है, एक वो पॉलिटिक्स होती है जो पीछे की होती है, जो उर्दू में कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और हाथी के दांत खाने के और। चलें वो तो चलें है। अब मंडे के दिन, सोमवार के दिन न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुँचे, जिन्होंने अब जो दिन शुरू हो रहा है आज या कल के दिन में उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तकरीर करनी है। पता नहीं क्या विजनरी किस्म की वो तकरीर करेंगे। बहरहाल पाकिस्तानी अमेरिकन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होंगे अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर बैनर्स के साथ, म्यूज़िक के साथ, शहबाज शरीफ साहब की याद ताज़ा करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करने के लिए। पिछले 24 घंटों में ट्यूसडे के दिन अक़वाम मुत्तहिदा में एक फ्यूचर समिट, एक फ्यूचर के हवाले से, दुनिया के मुस्तक़बिल के हवाले से एक सेमिनार हुआ, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात ने तकरीरें की। वहाँ पर एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ज़हीन और विजनरी शख्स पाकिस्तान से आया, जिसने दुनिया के मुस्तक़बिल में नॉर्थ और साउथ के डिवाइड के हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक के दरमियान में जो इम्बैलेंस है उसके हवाले से और दुनिया के मुस्तक़बिल के हवाले से इस ज़हीन आदमी ने, विजनरी आदमी ने वहाँ पर तकरीर की। आप सोच सकते हैं कि ये विजनरी आदमी कौन था। इस विजनरी आदमी का नाम था ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। आपने अच्छा, और तो इससे जो कुछ ज़ाहिर है मुनाफिक ने तकरीर की वहाँ पे, क्योंकि तकरीर तो ज़ाहिर है लिखी भी की, किसी सिविल सर्वेंट डिप्लोमेट ने इनको लिख के दी भी होगी। ज़ाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब ने तो क्या अंग्रेज़ी लिखनी थी तकरीर करने के लिए। लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो इस मुनाफिक को उसको पढ़ते हुए उसका एहसास भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी डिप्लोमेट ने लिख के दी थी। और वो पॉइंट ये था कि नॉर्थ और साउथ के दरमियान में जो डिजिटल डिवाइड है, ये नॉर्थ कहते हैं डेवलप वर्ल्ड को, साउथ कहते हैं अंडर डेवलप वर्ल्ड को, तो नॉर्थ और साउथ के दरमियान जो डिजिटल डिवाइड है उसे कम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई इस मुनाफिक से पूछे कि तू उस रजीम को रिप्रेजेंट करते हो ख्वाजा आसिफ, जिसने पाकिस्तान और डेवलप वर्ल्ड के दरमियान डिजिटल डिवाइड को बढ़ाने में बेइंतहा रोल जो है वो प्ले किया। और यही ख्वाजा आसिफ की तरह के कैरेक्टर्स हैं जिनको देख के मुझे इस थंबनेल का ख्याल आया था। कभी आप सोच सकते हैं, जो मैंने बनाया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से, कभी आज सोच सकते हैं कि फ्यूचर पे, दुनिया के फ्यूचर पे बात हो रही हो और हिंदुस्तान से इतने हल्के आदमी को, दिमागी तौर पे इतने हल्के आदमी को, जिसकी कोई भी मतलब सेरिब्रल कैपेसिटी ना हो, उसको भेजा जाए वहाँ बोलने के लिए। ये सिर्फ उस पाकिस्तान से हो सकता है जिसके बारे में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये कहा था कि मुझे ये शक है कि इसको कभी भी एक जेन्युइन लीडरशिप नहीं मिल सकेगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, बात होती है।